तो आज हम शुरू करने वाले हैं इकाई 3 गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। तो इसे पढ़ने से पहले, गति के नियम को जानने से पहले हमें दो चीज़ों से भली भांति परिचित होना है। पहला चीज़ है बल और दूसरा है जड़त्व। तो बात पहले बल की करते हैं, फोर्स की। ठीक, तो फोर्स है क्या? बल का भौतिकी में बहुत बड़ा योगदान है। बिना बल के हम गति को नहीं समझ सकते, हम विराम को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो बल को जानना बहुत आवश्यक है। तो हम जानते हैं कि स्थिर वस्तु को चलाने के लिए, कोई वस्तु स्थिर है उसे चलाएं, चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए, या फिर चलती हुई वस्तु की गति की दिशा को बदलने के लिए, या फिर किसी वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, कोई वस्तु चल रही है उसे रोकना है, रुकी हुई वस्तु को चलाना है, या चलती हुई वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन करना है, या फिर किसी वस्तु के आकार या आयतन को हमें बदलना है, तो हमें एक चीज की आवश्यकता होती है, वह होती है बल। और यह दो प्रकार से होता है, या तो हम धक्का लगाएं या फिर खिंचाव करें। यह बल हमें धक्का या खिंचाव के रूप में देखने को मिलता है। ठीक, तो सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गत्यावस्था में या विरामावस्था में या फिर एक समान गति की दिशा में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या उसके आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है, बल कहलाता है। ठीक है, बल है क्या? वह धक्का या खिंचाव जो किसी वस्तु के आकार या आयतन में या फिर विरामावस्था में या गत्यावस्था में या एक समान गति की अवस्था में दिशा में परिवर्तन करता है, बल कहलाता है। ठीक, तो फिजिक्स की भाषा में बल का मतलब, नॉर्मल भाषा में हम बल क्या कह सकते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं तो ये भी एक बल है। ठीक, मैं इस दीवार पे धक्का लगाऊं तो ये भी एक बल है। मैं पहाड़ को धक्का लगाऊं वो भी एक बल है। मैं दीवार को धक्का लगा के उसको खिसकाना चाहूं वो भी एक बल है नॉर्मल भाषा में। लेकिन भौतिकी में बल का मतलब क्या होता है? बल का मतलब विस्थापन से होता है। हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, बल लगाने से वह वस्तु विस्थापित हो, अपने स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चली जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमने बल लगाया, है ना। बल बराबर होता भी है क्या? द्रव्यमान गुणे त्वरण, F=ma होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, मतलब वस्तु का जितना भी द्रव्यमान है पूरा का पूरा क्या हो जाए, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाए, वह अपनी स्थिति को छोड़ करके चली जाए उस दूसरे स्थान पर, तो हम उसे कहते हैं बल। अब बल कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है बल। बल कैसी राशि? सदिश राशि है, क्योंकि जिधर बल लगाएंगे विस्थापन उधर होना है। ठीक, यदि हम बल इस दिशा में लगा रहे हैं तो वस्तु का विस्थापन भी इस दिशा में होगा। बल हम नीचे लगा रहे हैं तो वस्तु का विस्थापन नीचे की ओर होगा, या वस्तु सिकुड़ेगी, है ना। और वस्तु को यदि हम ऊपर की ओर बल लगाएं तो वस्तु ऊपर की ओर जाएगी। तो बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक है न्यूटन, इसका एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, संकेत है कैपिटल एन, तथा सीजीएस मात्रक है इसका डाइन। सीजीएस मात्रक क्या है? डाइन। सीजीएस मात्रक है बल का। ठीक, तो बल समझ आया। बल है क्या? बल वह धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की गत्यावस्था में या फिर विरामावस्था में परिवर्तन करता है, या आकार या आयतन में परिवर्तन करता है, बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है, सीजीएस मात्रक इसका डाइन है। ठीक, अब जैसे हम बल लगा रहे हैं इस दिशा में, ये कोई वस्तु है, कोई वस्तु रखी है, इस वस्तु पर हम बल लगाएं इस दिशा में, तो वस्तु का विस्थापन भी उसी दिशा में होगा जिधर बल लगाया जा रहा है। ठीक है, जिधर हम बल लगाएंगे उसी दिशा में विस्थापन होगा। मींस वस्तु ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ पहुंचेगी, तो वस्तु में हमें क्या देखने को मिला? वस्तु का द्रव्यमान था, तो वस्तु अपने पूरे द्रव्यमान के साथ गति करती हुई अन्य स्थान पर आ गई, तो हमने कहा बल है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। ठीक, अब बल को समझने के लिए हम अब ये देखेंगे कि बल होते किस किस तरह से हैं। तो
एक बल होता है असंपर्कीय बल, एक बल होता है असंपर्कीय बल, मीन्स इसमें संपर्क नहीं होगा, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल है ना। गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगाती है? पृथ्वी लगाती है। पृथ्वी के सेंटर की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। मान लेते हैं कोई स्मॉल m द्रव्यमान का वस्तु ऊपर रखा हुआ है और ये है अर्थ, है ना, ये है अर्थ। तो गुरुत्वाकर्षण बल इस अर्थ के सेंटर की ओर लगेगी, ऐसे, है ना। यदि वस्तु यहां पर है तो यहां पर लगेगी, ये वस्तु यहां पर है तो बल कहां लगती है? गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र की ओर लगती है, ठीक है। तो पहली बल हो गई गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है विद्युत बल, विद्युत बल जो कि आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे, और चुंबकीय बल भी है जो कि आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे। तो ये कैसे बल हैं? असंपर्कीय बल हैं, मीन्स इस वस्तु का इस अर्थ से संपर्क नहीं है, लेकिन ये अर्थ उस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। ठीक उसी प्रकार चुंबकीय बल, हम चुंबक के दो ध्रुव ले लें N और S, तो ये दूर रखने पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि हम अपोजिट एक ही प्रकार का ध्रुव ले लें N और N, तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये असंपर्कित बल है, ठीक है। दूसरे प्रकार का बल है संपर्कीय बल। इसमें अब दो वस्तुओं का आपस में संपर्क होगा, संपर्क होने पर जो बल दिखेगा हमें, हम उसे कहेंगे संपर्कीय बल। संपर्कीय बल जैसे तनाव, तनाव हो गया, है ना। यदि किसी वस्तु को, किसी पत्थर को हम किसी डोरी से बांध करके रखें तो उसमें एक तनाव बल कार्य करेगा, ठीक। दूसरा है प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल हम किसे कहेंगे? जैसे घोड़ा जो है, घोड़ा जब पृथ्वी पर चलता है तो क्या करता है? अपने खुरों से पृथ्वी को दबाता है, और तो पृथ्वी भी उस पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, तो घोड़ा आगे की ओर चल पाता है। ये प्रतिक्रिया बल है। तो जब दो वस्तुओं का आपस में संपर्क होगा तो ही ये बल कार्य करेंगे, ठीक है। तीसरा है घर्षण बल। घर्षण बल, घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाते हैं, या कोई भी काम होता है तो घर्षण के कारण ही होता है। यदि घर्षण नहीं होता तो हम कोई काम ही नहीं कर सकते थे, हम बल ही नहीं लगा सकते थे, ठीक है। जैसे हम गेंद को फर्श पर लुढ़काएं तो गेंद कुछ दूर चल जाती है और जा करके रुक जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और गेंद के बीच घर्षण बल कार्य करता है, जो कि गेंद की गति का विरोध करता है, और गेंद कुछ दूर जाती है और धीरे धीरे उसका वेग क्रमशः कम होते जाता है, उसकी चाल कम होती जाती है और अंततः वह रुक जाती है कुछ दूर चलने के बाद। घर्षण बल और स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल, इसके बारे में हम इसी लेसन में पढ़ेंगे, मतलब इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक अलग प्रकार का बल है जिसको हम नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल तो हम जानते हैं कि धन आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और सजातीय आवेशों में धन ऋण में आकर्षण होता है, लेकिन नाभिकीय बल एक ऐसा प्रबल बल है, इसको हम प्रबल बल भी कहते हैं। प्रबल बल भी कहते हैं। नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन, और प्रोटॉन कैसे होते हैं? धनावेशित। तो हम जानते हैं कि धन आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन नाभिक के अंदर यही प्रोटॉन एक साथ पाए जाते हैं, क्योंकि ये इतना प्रबल बल होता है कि ये धनावेशों को एक साथ बांध करके रख सकता है या रखता है। तो नाभिकीय बल बहुत प्रबल बल होता है। तो इस प्रकार के बल हमने देखा कि असंपर्कीय बल वे बल जो दूर से ही लगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल। संपर्कीय बल जो संपर्क में आने पर लगे, तनाव बल, प्रतिक्रिया बल, घर्षण बल, स्प्रिंग बल। नाभिकीय बल एक अलग प्रकार का बल जो कि नाभिक के अंदर पाया जाता है, जहां पर प्रोटॉन जो कि धनावेशित होते हैं वे आपस में एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं और जगह नहीं देख सकते हम, ठीक। ये बात हुई बल की। अब बल के बाद आता है जड़त्व। अब बात करते हैं जड़त्व की। तो जड़त्व है क्या, इसे समझने के लिए पहले हम ये समझें कि जैसे कोई कमरा है, कमरे में पुस्तक, टेबल या मेज रखी हुई है, तो वह अपनी स्थिति से तब तक नहीं हटेगी जब तक कि हम उसे उठाकर कहीं अन्यत्र किसी अन्य जगह पर ना रखें, या जब तक उसे पर बल लगाकर किसी अन्य जगह ना रखा जाए,
ठीक इसी प्रकार जैसे कि फर्श पर हम गेंद को लुढ़काएं तो गेंद कुछ दूर तक चलती है और चल करके रुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गेंद और फर्श के बीच घर्षण बल कार्य करता है, जो कि बार बार उस गेंद की गति का विरोध करता है और धीरे धीरे उसका वेग कम होते होते अंत में उसका वेग 0 हो जाता है और गेंद जो है कुछ दूर तय करके रुक जाती है। अब मान लेते हैं ये जो घर्षण बल लग रहा है पर गेंद और फर्श के बीच, तो ये घर्षण बल यदि ना लगे, यदि ये घर्षण बल इन दोनों के मध्य ना लगे तो वस्तु एक समान वेग से गति करेगी, वस्तु एक समान वेग से कंटिन्यू गति करती रहेगी और उसके वेग में परिवर्तन, वह अपने वेग में परिवर्तन करने में असमर्थ हो जाएगी। ठीक है, यदि कोई घर्षण बल ही ना लगे तो वस्तु स्वतंत्र हो जाएगी और एक समान वेग से गति करेगी और वह अपनी उस गति में परिवर्तन करने में असमर्थ हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वह अपनी स्थिति में स्वतः ही परिवर्तन नहीं कर सकती। तो कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में स्वतः ही परिवर्तन नहीं कर पाती, यह उसका जड़त्व कहलाती है। तो इसको हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का वह अंतर्निहित गुण, किसी वस्तु के अंदर उपस्थित वह गुण जिसके कारण वह गत्यावस्था या विरामावस्था में स्वतः ही अपनी स्थिति को परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसका जड़त्व कहलाती है। ठीक है, अब जड़त्व होते हैं 3 प्रकार के, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, इसे देखने के लिए हम क्या देखेंगे, वस्तु गति कर रही होगी और वह गति करती हुई वस्तु का हम जड़त्व देखेंगे। जैसे कि वस्तु जब बस, इसका एक उदाहरण है बस क्या कर रही हो, बस गति कर रही हो, बस चल रही हो। तो जब चलती हुई बस अचानक रुकती है, चूंकि हम गति का जड़त्व पढ़ रहे हैं तो गति में देखेंगे, वो बस जब गति कर रही हो, तो जब गति करती हुई बस अचानक रुकती है तो हमारे कमर के नीचे का भाग वस्तु की गति के साथ ही गतिमान होता है और वस्तु के साथ ही रेस्ट पर आ जाता है। तो चूंकि वस्तु गति करती हुई रेस्ट पर आई, तो जब गति करती हुई बस रेस्ट पर आएगी तो कमर के नीचे का भाग भी रेस्ट पर आ जाएगा, लेकिन ऊपर कमर के ऊपर का भाग विराम के जड़त्व के कारण स्थिर ही बना रहने का प्रयास करेगा और हमें आगे की ओर धक्का लगता है गति के जड़त्व के कारण। दूसरा है विराम का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व वस्तु क्या होगी, बस रेस्ट पर होगी, मतलब रेस्ट से मोशन पर आएगी, रेस्ट से मोशन पर। ठीक है, और इसमें बस आएगी मोशन से रेस्ट पर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। गति का जड़त्व पढ़ेंगे तो गति से रेस्ट पर आएंगे और विराम का जड़त्व पढ़ेंगे तो विराम से गति पर जाएंगे। तो विराम का जड़त्व मीन्स वस्तु रेस्ट पर है, बस रेस्ट पर है, अब वह चलना प्रारंभ करेगी तो कमर के नीचे का भाग वस्तु के साथ बिल्कुल संलग्न हो जाता है। वस्तु यदि चलेगी तो कमर के नीचे का भाग भी उसी वेग से चलेगा, वस्तु रुकेगी तो नीचे का भाग भी उसी वेग से रुक जाएगा। अब विराम का जड़त्व देख रहे हैं, मीन्स बस क्या है, रेस्ट से मोशन पर जाएगी, मतलब विराम से गति में जाएगी। तो वस्तु जब अचानक से चलती है तो कमर के नीचे का भाग भी बस के साथ लगा हुआ है तो वह भी गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन कमर के ऊपर का भाग विरामावस्था में ही रह जाता है और कमर के नीचे का भाग बस के साथ आगे की ओर चलता है तो हमें पीछे की ओर धक्का महसूस। अब तीसरा है दिशा का जड़त्व। तो जब कोई वस्तु या बस वृत्तीय पथ पर मुड़ती है, ऐसे वृत्तीय पथ पर मुड़ती है तो हमें दिशा के जड़त्व के कारण हमें केंद्र से बाहर की ओर धक्का महसूस होता है, या हमें ऐसा लगता है कि हम केंद्र से बाहर की ओर हमें एक बल लग रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वस्तु जब वृत्तीय पथ पर मुड़ती है तो कमर के नीचे का भाग बस के साथ संलग्न है तो वह उस दिशा में मुड़ जाता है, और जो कमर के ऊपर वाला भाग है वह दिशा के जड़त्व के कारण उसी दिशा में रहने का प्रयास करता है, अतः हमें बाहर की ओर एक धक्का महसूस होता है। तो दिशा का जड़त्व क्या है, दिशा का जड़त्व किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी गति की दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ हो, दिशा का जड़त्व कहलाती है। विराम का जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ हो, विराम का जड़त्व कहलाती है। गति का जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, गति का जड़त्व कहलाती है। तो आज हमने देखा बल,
तथा जड़त्व। कल हम देखेंगे न्यूटन के गति के नियम।